21वीं सदी में क्या कोई देश किसी दूसरे देश को कोई चीज या इंफ्रास्ट्रक्चर देने के बाद उससे वापस मांग सकता है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि यूएस के राष्ट्रपति बने नहीं हैं, बनने वाले हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर सकते हैं। उन्होंने पनामा को धमकी दी है कि अगर यूएस के जो शिप्स पनामा कैनाल से चलते हैं उन पर लगने वाला जो फीस है उसको कम नहीं किया गया तो वो पनामा कैनाल को वापस छीन लेंगे। पनामा की तरफ से ऑब्वियसली इस पर बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आई है, तो हमने सोचा कि राजदूत में आपको पनामा कैनाल, डोनाल्ड ट्रंप, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से बताएं। हमारे साथ अभिषेक हैं, हम दोनों का नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। राजदूत में अभिषेक, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह की कोई बात आना कोई बहुत सरप्राइजिंग चीज़ तो नई बात नहीं है। वो कनाडा को स्टेट बनाने वाले थे यूएस का, वो ग्रीनलैंड भी खरीद रहे थे। हाँ, उन्होंने ये पनामा कैनाल के बाद ही जो बयान दिया है वो ग्रीनलैंड को लेकर दिया है। और ग्रीनलैंड जो है वो डेनमार्क का हिस्सा है। सेल्फ रूल है ग्रीनलैंड में, लेकिन वो मोनार्की जो है डेनमार्क की उसको मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम खरीदेंगे, और क्योंकि वो आर्कटिक जो सी है वहाँ जो रिसोर्सेस हैं जिसको लेकर रसिया, चाइना और बाकी देश जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं वो रेस कर रही हैं उसको लेकर, तो उसमें चाहते हैं कि ट्रंप हम इसमें भी भागीदारी लें। उससे पहले उन्होंने कहा कि पनामा कैनाल बनाने में तकरीबन 38,000 अमेरिकी मारे गए, जो कि एक फैक्चुअल ट्रूथ नहीं है, गलत बात है वो। लगभग 5,000 अमेरिकी मारे गए, ये रिकॉर्डेड है। जो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ मरे वो जमैका के थे, और वो फ्रांस जब बना रहा था पनामा कैनाल, उसकी हिस्ट्री भी हम बात करेंगे, तब मारे गए थे मलेरिया, मच्छर, येलो फीवर, इस तरह की चीज़ों से। ट्रंप ने जो ये कहा है कि यूएस के जहाज़ों से बहुत पैसा पनामा ले रहा है, क्या ऐसा है कि यूएस के जो शिप्स पनामा कैनाल से चलते हैं उन्हीं को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, या वो कैनाल का वो टोल ही उतना है? पहली चीज़, वो टोल है, वो कोई भी जहाज उतना ही पैसा देता है। हाँ। ये बात है कि क्योंकि यूएस के ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच पे जो ट्रेड होता है, उन्हें पूरा साउथ अमेरिका घूमने के बजाय वो पनामा कैनाल से जाना प्रेफर करते हैं, इसलिए बहुत सारे यूएस शिप्स वहाँ से जाते हैं, लेकिन कोई अलग से अमेरिकन के लिए कोई वहाँ पे टोल नहीं है। और वो वजन के हिसाब से होता है कि आपका शिप कितना बड़ा है, आप कितना माल लेके जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ों से डिसाइड होता है कि उसका जो पनामा कैनाल है उस पर कितना भार पड़ेगा। तो ये मुद्दा फिर आया कहाँ से? ट्रंप को ये कहने की ज़रूरत पड़ी क्यों? ये क्योंकि हिस्ट्री में है, पनामा जो बना, पनामा कैनाल की वजह से बना कंट्री, वो पहले कोलंबिया का हिस्सा हुआ करता था। कोलंबिया आपको उसके साउथ में मिलेगा, पनामा के साउथ में। पनामा जो है वो सेंट्रल अमेरिका का हिस्सा है, और वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला पॉइंट है, जो डेरियन गैप है, जिसके थ्रू डंकी रूट की बात होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं अमेरिका, वो पनामा के ठीक साउथ में है, कोलंबिया के पास, तो वो उसका हिस्सा था। तो 19वीं सदी में जब ये सुएज कैनाल बन गया 1869 में, फ्रांस ने बनाया था, वो जो इंजीनियर थे फर्डिनेंड डी लेसेप्स, तो लेसेप्स जो थे इनको ये लगा कि हम एक कैनाल बना सकते हैं पनामा में भी। जो आप लोकेशन देखेंगे मैप, जो साउथ, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वो एक लंबा रूट है, आपको नीचे होकर चिली होते हुए, अर्जेंटीना होते हुए फिर घूम के जाना पड़ता है। तो एक काफ़ी बड़ा रूट, और वो रास्ता इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो उस तरफ से आप जा सकते हैं चाइना, आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, तो वो रूट काफ़ी कम होता है। और शिपिंग में आप देखेंगे कि जैसे ही रूट कम होता है या बढ़ता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंश्योरेंस फी पे, आपका खर्च बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा, आप पेरिसेबल गुड्स नहीं ले जा सकते, तो इस तरह की चीज़ें। और जो अमेरिका है उसकी लेंथ भी, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट जो आप बात कर रहे थे, उसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्होंने ये कोशिश की, तो फ्रांस आया वहाँ पे। तो फ्रांस जब आया तो जो पनामा है वो कोलंबिया का हिस्सा था, एक समय वो स्पेन का हिस्सा हुआ करता। 1821 में आज़ाद हुआ, फिर वो पनामा उसमें चला गया। तो फ्रांस ने इनको सौंपा फर्डिनेंड डे लेसेप्स को कि आप देखिए कि कैसे बना। आपने सुएज बना दिया, आपने एशिया को अगर यूरोप से जोड़ा है तो आप एशिया को अमेरिका से भी जोड़ देंगे, तो इन्हें भेजा जाता है। फिर वो अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन को जोड़ने की बात हुई थी। तो पहले 2 रूट डिसाइड हुए, एक था निकारागुआ, क्योंकि निकारागुआ के बीच में एक लेक है, तो उनको लगा कि हम साइड से काट देंगे और निकारागुआ जो बीच में है उस लेक के थ्रू हम शिप को पास करा लेंगे, तो वो आसान हो जाएगा। लेकिन वहाँ निकारागुआ में ये दिक्कत हुई, ये प्रचार भी किया गया, और ये दिक्कत भी है कि वहाँ बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, तो कभी ऐसा ज्वालामुखी फटा तो वो रूट प्रभावित हो सकता है, कभी उसको नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने पनामा चुना। तो फ्रांस गया कोलंबिया के पास, उसने इजाज़त मांगी, इजाज़त मिल गई,
और इनको लगा कि हमने स्वेज बना लिया है तो इसको भी उसी तरह बनाएंगे। लेकिन स्वेज जो है वो फ्लैट है, डेजर्ट, तो उसको खुदाई करके आप बना सकते थे, उन्होंने बना लिया था। लेकिन जो पनामा कैनाल की बात हुई थी वहाँ पे वो माउंटेन रीजन था, जंगल थे, ऊंचाई नीचाई, तो उसकी खुदाई उनसे मुश्किल हो रही थी। और लेसेप्स खुद नहीं गए थे वहाँ पे, एक दो बार गए थे। हाँ, उन्होंने देखा नहीं था क्या होता है, जैसे वहाँ वैसे कर लेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। जो मैक्सिमम लोग आए थे उसमें जमैका से आए थे, गुलाम और मजदूर बना के, और उसमें तकरीबन 25,000 लोग। फिर 1890s में लेसेप्स की मौत हो जाती है और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता है। लेकिन एक इंजीनियर था वहाँ पे, फ्रांस का ही, फिलिप्स, और उस आदमी की वजह से पनामा बना। उसको लगा कि मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, जो मुनाफा हमारा पैसा गया है उसको मैं छोड़ नहीं सकता। वो बिजनेसमैन भी था, तो वो गया अमेरिका के पास। उसने कहा कि जो सामान है वो आप खरीद लो और आपको हम दिलवा देते हैं। लेकिन कोलंबिया कहा कि हम नहीं देंगे, हमारा मन नहीं है अमेरिका के साथ जाने का। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, फिर वो गए अमेरिका। उसने कहा कि उस समय थियोडोर रूजवेल्ट प्रेसिडेंट हो चुके थे, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि पनामा में एक क्रांति करवाते हैं, और जब कोलंबिया आएगा वहाँ पर कब्जा करने के लिए या फिर दबाने के लिए, तब आप अपनी नेवी भेज देना। रूजवेल्ट मान गए और इस तरह पनामा आज़ाद देश बना। पनामा को तोड़ा गया कोलंबिया से ताकि वहाँ पे और वो जो ट्रीटी हुई उसमें भी उस फिलिप्स जो इंजीनियर और बिजनेसमैन थे उनका नाम आता है। 1904 में इन्होंने बनाना शुरू किया और 1914 में उन्होंने बना के कंप्लीट कर लिया। लगभग $4 बिलियन का खर्च आया था उसको बनाने में। और जो इलाका था जिस होके वो पनामा कैनाल गुजरता था, उसके लिए उन्होंने सॉवरेंटी फी दी उनको, पनामा को। और फिर वो लीज पर जो ली जमीन उन्होंने वो बहुत समय तक देते रहे, 1999 तक। फिर बाद में ये होता है कि 70s में जिमी कार्टर आते हैं और 70 ये जो पनामा कैनाल था उसका इन्होंने इस्तेमाल किया, आप देखेंगे World War II में। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ वो हुआ उनको वियतनाम वॉर में, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट रूट था, उसके थ्रू उन्होंने आर्मी और हथियार भेजे। लेकिन जब 75 में वियतनाम वॉर ख़त्म हो गया और वहाँ भी पनामा में ये मांग उठने लगी कि हमको आज़ाद किया जाए, हमारी ज़मीन है। और जब वो ट्रीटी हो रही थी, जब समझौता हो रहा था, तब उसमें पनामा का एक आदमी नहीं बैठा था, सब कुछ फिलिप्स डिसाइड कर रहे थे जो फ्रांस से आए थे। फ्रांस और अमेरिका के बीच में एक न्यूट्रल कंट्री को बांटने को लेकर बात चल रही है और उसमें उनका कोई स्टेक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। तो जिमी कार्टर को लगा कि फिर स्वेज जैसा कुछ ना हो जाए, वो एम्बेरसमेंट होता, और वियतनाम हो ही चुका था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको धीरे धीरे करके आपके हवाले कर देंगे। तो 99 में उन्होंने हवाले कर दिया पनामा के। पनामा जो कनाल है उससे एक जीडीपी जो पनामा की है उसका एक बड़ा हिस्सा आता है उसकी फी से। और वो जो वज़न के हिसाब से मैं बात कर रहा था, उसमें किसी जहाज़ का फ़ी $40 लाख तक होता है उसको पास करने को लेके। लेकिन अगर वो रूट ना हो तो जो शिपिंग कंपनियां हैं या फिर जो बिजनेस ऑनर्स हैं उनको ज़्यादा पैसा लगेगा, क्योंकि उनको 4000 किलोमीटर लगभग घूम के जाना पड़ेगा आपको नीचे से, साउथ अमेरिका होकर। जो सबसे ज़्यादा शिप्स आते हैं पनामा कैनाल से, वहाँ जिनका स्टॉप यूएस है, 66% शिप का स्टॉप यूएस है। उसके बाद चाइना का नंबर है 13%। तो ये इस तरह से। और जब फ्रेंच वापस गए थे वहाँ से, बस एक छोटी सी मैं एक ट्रिविया ऐड करना चाहता हूँ, जब उन्होंने देखा कैनाल बन नहीं पाएगी और बहुत पैसा लग गया था, बहुत लोग मर गए थे, तो बाद में लेसेप्स उनके बेटे पे केस भी चला जिसको पनामा अफेयर कहते हैं, और उसके अंदर एक और चर्चित व्यक्ति पे केस चला था, गुस्ताव आइफिल। लेकिन बाद में क्योंकि ये सब आइकन्स थे, गुस्ताव आइफिल भी और लेसेप्स भी, तो सज़ा सुनाई गई। लेकिन फिर लेसेप्स के लड़के को ही शायद थोड़ी सज़ा सुनाई गई थी, लेसेप्स सीनियर को तो कुछ हुआ नहीं, और बाद में फिर वो मामला हुआ रफा दफाई। लेकिन फ्रांस में वो मतलब मदर ऑफ स्कैंडल था उस ज़माने में कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब उस टाइम पे फ्रांस लीडर ऑफ द वर्ल्ड, फ्री वर्ल्ड हुआ करता था, जबकि ये बात है स्वेज वेज उन्होंने बना दिया। उनको ऐसा लगता था कि हम दुनिया में चीज़ें करने वाले लोग हैं, लेकिन डिलीवर नहीं हो पाई पनामा कैनाल। बहुत बड़ा कारण उसका मलेरिया था, जैसे अभिषेक बता ही रहे हैं। उस टाइम ये पैरासाइट्स के ऊपर उतने रिसर्च थी नहीं।
इसीलिए यूएस ने भी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स तो वहाँ पे लगाए, लेकिन ये प्रोजेक्ट दिया गया यूएस आर्मी को, बिल्कुल, कि उनके कोर ऑफ इंजीनियर्स ने आकर के कि यहाँ पे एक मिलिट्री शासन चाहिए, अदरवाइज ये प्रोजेक्ट अभी भी डिलीवर नहीं और हो वो पाएगा। उन्होंने फिर खुदाई करके नहीं, डैम बनाकर फिर उसको लॉक्स वॉक्स बना करके, मतलब जहाज को हवा में उठा करके वो लोग पार कराते और जैसे ही हैं। वहां पे सूखा पड़ता है या फिर कभी बारिश कम हो गई, पानी कम हो गया, तो वो शिप्स को रोकना पड़ता है और उसका सीधा असर उनके खजाने पर पड़ता है। बिल्कुल। और पनामा को आप निखिल पनामा पेपर्स के नाम से भी याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ जो टैक्स को लेकर लॉज है बहुत आसान है और बहुत प्राइवेसी है, और ये यूएस ने ही करवाया था। होता क्या है कि दुनिया में उद्योगपति कहीं और का होता है, लेकिन वो अपने जहाज को रजिस्टर पनामा में जाके कराते हैं, जिसको हम सेल कंपनीज वैसा ही वो वहां पे एक ऑफिस खोलना है ना आपको, और वहां पे जाकर के तो इसलिए आपको बहुत सारे जहाज़ों पे, मतलब इबारत वो चाइनीज़ में लिखी है या डेनिश में लिखी है, लेकिन उस पर झंडा पनामा का दिखेगा, पनामा फ्लैग वेसल, वो भी एक टैक्स हेवन होने के चलते ही। और पनामा को कुछ पैसा उस बहाने फिर मिल भी जाता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पर रजिस्टर करती हैं। और पनामा की कहानी आप जब इतिहास में जाएंगे तो पनामा की कहानी आपको दिखाएगी कि यूएस जो डुअलिटी वाली बात होती है वो कैसे करता है। एक एग्जाम्पल है वहाँ का, पनामा में कभी 1990s तक कभी ऐसे लोकतंत्र, फुल टाइम लोकतंत्र नहीं रहा। बीच बीच में वो तख्ता पलट और वो सब होता रहा। 68 में एक मेजर हुआ था मिलिट्री को। उससे पहले उन्होंने एक आर्मी जनरल था मैनुअल नोरिएगा, उसको उन्होंने ट्रेनिंग दी अपने स्कूल में। अमेरिका में एक स्कूल था जिसको कहते हैं स्कूल ऑफ अमेरिकाज। तो जो आपको साउथ अमेरिका में बहुत सारे डिक्टेटर्स मिलेंगे इतिहास में, उनकी जब आप जड़ देखेंगे तो वो उनकी ट्रेनिंग वहीं हुई थी। और बाद में वो पल्ला झाड़ते थे और फिर यूएस अपनी आर्मी भेजता था जब उनके खिलाफ हो जाते थे लोग। तो नोरिएगा को CIA ने हायर किया 70s में, और ये उस समय जो CIA के चीफ हुआ करते थे वो थे जॉर्ज बुश सीनियर। तो उन्होंने हायर किया और ये कहा कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है उस पर लगाम लगाने में हमारी मदद करो। लेकिन उनका दूसरा जो सबसे मूल कारण था, क्योंकि निकारागुआ में कम्युनिस्ट शासन वगैरह आ रहा था, तो उन्होंने एक जो गुरिल्ला गुट थे कॉन्ट्राज, उनको सपोर्ट किया और उसके थ्रू उनकी ट्रेनिंग होती थी वहाँ पे पनामा में। तो ये नोरिएगा ने 1980s में कब्जा कर लिया, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति की मौत हो गई और फिर वो मिलिट्री लीडर बनते हैं और डिफेक्टो लीडर कंट्री हो ही जाते हैं। हाँ, और उस वक्त कोल्ड वॉर का दौर था, तो कहा कि ये चल रहा है तो चलने दो। उसकी आड़ में जो नोरिएगा थे वो कर रहे थे कि जो ड्रग्स आते थे कोलंबिया से उनको सेफ पैसेज वो मुहैया कराते थे और उस पर कमीशन लेते थे। तो आपको एक फैक्ट उसमें इंटरेस्टिंग मिलता है कि जब 1984 में कोलंबिया में एक जस्टिस मिनिस्टर की हत्या हो गई, तब पाब्लो एस्कोबार को भागना पड़ा, और पाब्लो एस्कोबार को जो शरण दी वो नोरिएगा ने दी थी पनामा में। फिर बाद में 1989 में आते हैं, बुश राष्ट्रपति बनते हैं। उस समय उनसे सवाल भी पूछा गया कि नोरिएगा से आपके क्या रिश्ते हैं। बुश ने कहा कि मैं नहीं जानता इस आदमी को। जबकि रिचर्ड निक्सन जब राष्ट्रपति थे, वहाँ से ये ऑर्डर पास हुआ था कि नोरिएगा को मार दिया जाए। तब वो लीडर नहीं बना था तब कि ये खतरा है हमारे लिए, वॉर ऑन ड्रग्स। निक्सन ने ही वॉर ऑन ड्रग्स शुरू किया और उन्होंने ही DEA बनाया था, ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी। तो जब ये बुश बनते हैं 89 में, तो वो कहते हैं कि नहीं, क्योंकि कोल्ड वॉर खत्म हो चुका था, उनका काम निकल चुका था और नोरिएगा थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे थे, उनकी लाइन से बाहर। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो गलत है। फिर उन्होंने कहा हम एक ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, उसका नाम रखा गया जस्ट कॉज, और 25,000 सैनिक भेजे गए अमेरिका के नोरिएगा को पकड़ने के लिए। नोरिएगा ने शरण लेने की कोशिश की वहीं एम्बेसी में, वो कामयाब नहीं हो पाए और फिर उनको लाया गया अमेरिका, जेल हुई, फिर फ्रांस भेजा गया जेल में, फिर पनामा आए और जेल में ही उनकी मौत हुई। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि एक तरफ आप उससे फ़ायदा ले रहे हैं, जब काम निकल जा रहा है तो कहते हैं कि बैड डिक्टेटर, गुड डिक्टेटर, बैड डिक्टेटर। गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट सीरिया में हो रहा है। जुलानी जो रिवॉर्ड उन पे था $10 मिलियन का, यूएस ने हटा लिया है। हाँ, क्योंकि अभी असद इज ज़्यादा बैड डिक्टेटर, हाँ, वर्स्ट डिक्टेटर। जो उनके हितों के लिए खतरा है वो बैड डिक्टेटर। एक चीज़ और लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, यूएस में खैर मैं भी अभिषेक से पूछ ही रहा था कि यार वहाँ मतलब पब्लिक को ये सब समझ में आ रहा है, तो
अभिषेक ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया कि वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम अपने देश का कोई हिस्सा किसी को दे देंगे इंडिया के रेफरेंस में। उन्होंने कहा हम तो कह रहे हैं कि लाहौर मिलाओ ना। तो वो यूएस में इस तरह की ध्वनि है। जो ट्रम्प कह रहे हैं उसका स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि हमने कुछ बना के दिया था जो अब हमारे पास वापस आना चाहिए। बट पैनामा कैनाल जो यूएस ने बना करके दिया था पैनामा को, या अपने इंटरेस्ट के लिए पैनामा में बनाया वो, और आज जो आप पैनामा कैनाल को गूगल भी करके देखेंगे या गूगल मैप्स पे भी आप जूम इन करके देखेंगे, माफ़ कीजिए, तो उसमें बहुत फ़र्क है। पैनामा कैनाल का एक एक्सपांशन हो गया है जो पैनामा ने खुद फंड किया है और वो ही खुद उसको रन भी करते हैं। तो जो कैनाल उन्होंने बनाई थी उससे बहुत आगे आज मामला चला गया है। एक यूएस में कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ज़रूर है कि चीन चला रहा है कनाल को, तो सीधा सीधा चाइनीज आपको एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं मिलेगा कनाल में, लेकिन 2 पोर्ट्स हैं और छोर पे उसके, वो चाइनीज कंपनी चलाती है। लेकिन उसको कुछ वक्त हो गया है, मुझे लगता है कि ये पिछले कई सालों से वो चाइनीज कंपनी हांगकांग की कंपनी और है। वो इस तरह नहीं होता ना कि आप आर्मी भेजकर कब्जा कर लो कि मेरी आर्मी है, मेरी कंपनी चलाएगी, ऐसे नहीं ऐसे नहीं वो होता। कॉन्ट्रैक्ट निकला होगा, फिर उन्होंने भरा होगा। और इसीलिए हुआन होसे जो राष्ट्रपति हैं पैनामा के, उन्होंने बहुत ही स्ट्रांग वर्डेड रिप्लाई दिया कि आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी 1 इंच ज़मीन और हमारी इतनी सी भी सोवरेंटी, उन्होंने कहा नॉन नेगोशिएबल है, आप क्या बात कर रहे हैं, हमारी ज़मीन को लेकर के कोई और कैसे कोई दावा कर सकता है। और ये पनामा कैनाल की बात हो रही है, निकारागुआ में बाद में भी एक कोशिश हुई कि एक कैनाल बनाया जाए, चीन ने कोशिश की थी और वो पैसे डूब गए, नहीं बन पाया, क्योंकि वो था कि एक बार हो चुका है, वन टाइम वाली चीज़ थी। जो आप बात करेंगी सुएज में भी ऐसा ही हुआ था, जब इन्होंने नासिर ने कब्जा कर लिया कि नेशनलाइज कर दिया उसको, तो इन्होंने आर्मी भेजी थी, फ्रांस, इजराइल और ब्रिटेन ने। तो वो एक लंबी लड़ाई चली, उनको लगता है कि हमने जो बना दी दूसरे की ज़मीन पे, और जब वो देश उनके इन्फ्लुएंस में था और वो कब्जा था उनका, तब उन्होंने किया उस चीज़ को। तो आप, और उसमें आप देखते हैं कि डिसीजन मेकिंग में वहाँ का लोकल आदमी नहीं है, तो आप अभी कैसे फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो उसका। प्लस एक ट्रम्प को थोड़ा इस बारे में भी सोचना चाहिए कि जिस कनाल के हाई टोल को लेकर के वो कंप्लेन कर रहे हैं, जो पैनामा कैनाल है वो डायरेक्टली compete करती है यूएस रेल रोड्स के साथ में। आप देखेंगे सबसे बढ़िया नेटवर्क फ्रेट का अगर दुनिया में कहीं है तो वो अमेरिका में ही है, क्योंकि अमेरिका के पास एक बहुत बड़ा लैंड मास है। तो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट उनकी ट्रेनें भी चलती हैं और उनकी ट्रेनें बहुत लंबी होती हैं, डबल स्टैक कंटेनर चलते हैं गाड़ी के ऊपर, कंटेनर पे कंटेनर, और इस तरह से वो अपनी गाड़ियां चलाते हैं। तो मेन रेल रोड और कनाल के ही बीच में है कि दोनों में से ज़्यादा पैसा और समय किस में बचता है। एक ऑब्वियस चीज़ ये है कि पानी का जहाज़ हमेशा, आप कितनी भी तकनीक रेल रोड में इन्वेस्ट कर दीजिए, पानी का जहाज़ हमेशा कुछ ना कुछ सस्ता होगा ही, क्योंकि आपको कनाल में टोल देना पड़ता है, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है। तो ये इसमें यूएस की जिस तरह से इकॉनमी फंक्शन करती है, उनके ईस्ट और वेस्ट कोस्ट के बीच में जिस तरह से गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, उसका रोल है। लेकिन और सिर्फ यूएस की ही बात नहीं है, वो पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया 170 देश उसका फायदा लेते हैं उस कैनाल का। तो सिर्फ यूएस की बात नहीं, यूएस से जाने वाला गुड और यूएस आने वाला गुड वो सबसे ज्यादा है, लेकिन वो सबके लिए फायदेमंद है। हाँ, तो इस तरह से चीज़ें चला करती हैं। तो ये थी पैनामा कैनाल की कहानी कि वो कैसे बनी, और उसे लेकर के अब जो खींचतान डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू कर दी है राष्ट्रपति बनने से पहले। राजदूत की ये किस्त आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आने वाली किस्तें आप देखना चाहते हैं तो बने रहिए खबरगांव के साथ।